व्हाट्स अ ऑसम डेज गाइस। आज हम इस वीडियो में वेबसाइट पेनिट्रेटिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। तो देखो, कभी भी ना, जब हम सिस्टम को अटैक करने जाते हैं तो हमें उससे पहले ना उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है कि हमें कैसे उसे क्रैक करना है, कैसे उसे हैक करना है। तो उसके लिए क्या है, हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में बताता हूँ कि वेबसाइट होती क्या है। देखो, जब एक वेबसाइट को बना के जब तैयार किया जाता है तो वो एज अ एप्लीकेशन बिहेव करती है, जो कि एक सर्वर साइड कंप्यूटर पे इंस्टॉल रहती है। और जब हम उसे एक्सेस करते हैं तो हम उसे एज अ क्लाइंट साइड एक्सेस करते हैं। तो देखो, जो सर्वर साइड पे इंस्टॉल रहती है ना, उसमें भी देखो, हर हर चीज़ों में ना, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कितनी भी हो, उसमें को कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। उसमें हर चीज़ खामियां होती है। वेबसाइट क्या होती है कि जब वो क्लाइंट साइड पे का जो सर्वर साइड पे है ना, जब वो सर्वर साइड पे काम करती है, तो जब हम उसे एक्सेस करते हैं तो वो एग्जीक्यूट कहाँ होती है, ये मैं तुम्हें मतलब उसके बारे में मैं थोड़ा तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि हम वेबसाइट को कैसे मतलब एक्सेस करते हैं। जैसा कि तुम यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे जो ये लिखा है, हमारा ये जो मोबाइल है या जो ये कंप्यूटर है, यहाँ पे हमने क्या एक हमारा एक HTML जो वेबसाइट होता है, हम उसे एक्सेस करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि मान लो हमने ये सर्च किया youtube.com, वो एज आ हमें HTML दिखाई देगा, यानी एज आ हमें पेज दिखाई देगा। ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, एज अ youtube.com जो है वो कहीं पे youtube.com के नाम से सेव नहीं होगा। वो जो सर्वर है ना, सर्वर के पास वो एक एड्रेस पे सेव होगा। जैसा कि यहाँ पे एड्रेस मान लो ये दिया 195.44.2.1। मान लो ये youtube.com का एक आईपी एड्रेस है, तो क्या होगा, ये ना जो अपने सर्वर पे होगा ना, एज अ आईपी एड्रेस के नाम पे सेव होगा। तो हम क्या करते हैं कि जब हम youtube.com को अपने सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, तो सबसे पहले क्या जाता है, वो youtube.com एक डीएनएस सर्वर पे जाता है। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है, youtube.com के youtube.com का जो लेवल है, उसका आईपी चेक करता है, देखते हैं कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है, क्या वो जो हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है डीएनएस सर्वर के पास, क्या वो सर्वर जो क्या वो जो मेन सर्वर है, जो मेन सर्वर जो है उससे मैच कर रहा है। तो जब डीएनएस सर्वर को ये पता चलता है कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है youtube.com की, उसका जो एड्रेस है वो जो मेन सर्वर है उसके पास मैच कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि हमें उस मेन सर्वर से कनेक्ट कर देता है। ये काम करते हैं डीएनएस सर्वर, ये सारा बीच में काम करते हैं डीएनएस सर्वर। और देखो, डीएनएस सर्वर एक और तरीके से भी काम करता है। क्या करता है कि मान लो हमने सर्च किया youtube.com, ठीक है, तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, youtube.com के लेवल के आगे जो आईपी एड्रेस होगा उसे उठाएगा और आगे भेजेगा। तो आगे क्या होगा ना कि आगे जो मेन सर्वर होंगे वहां पे चेक होगा कि ये जो आईपी है किस सर्वर से मैच हो रही है। तो वो जो आईपी है, जब वो जो आईपी है, हमारी जो आईपी मान लो ये 195.44.21 है, मान लो एक सर्वर से मैच हो गई, तो वो जो मैच है देखा जाता, वो मैच जो है दिखता है कि हाँ ये चीज youtube.com ही है। तो क्या होता है कि वो फिर जो सर्वर है, मेन सर्वर, वो डीएनएस सर्वर के पास वापस भेजता है आईपी एड्रेस में ही। और फिर जो डीएनएस सर्वर है उस आईपी एड्रेस को एज अ youtube.com पे करके हमारे पास वापस भेज देता है। तो ये पूरा ऐसा साइकिल चलता रहता है। पहले यूट्यूब डीएनएस के पास जाता है, वहां पे वो चेंज होता है आईपी एड्रेस में, फिर डीएनएस उसे आगे भेजता है सर्वर के पास। फिर सर हम जो रिक्वेस्ट करते हैं youtube.com, मान लो कोई वीडियो हो गया, कोई कुछ भी हो गया, तो वो फिर पूरे सर्वर में चेक होगा, फिर वो सर्वर उसे वापस भेजेगा डीएनएस के पास। फिर डीएनएस सर्वर हमें उसे एज अ नेम करके
वापस हमें हमारे डिस्प्ले पे शो कराएगा। ये एज अ वेबसाइट का पूरा काम करने का तरीका होता है। अब जैसे कि मान लो कि तुम ये जो पहला पॉइंट देख रहे हो, मैंने जो लिखा है कंप्यूटर विद ओएस एंड सेम सम सर्वर। तो इसमें क्या होता है कि मान लो एक वेबसाइट है, वो कहीं पे भी इंस्टॉल है, तो जाहिर सी बात है उसे ऑपरेट करने के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी, और कुछ सर्वर्स की भी जरूरत होगी, है ना। तो देखो, जहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, वहां पे खामियां जरूर होती है, बग्स जरूर होते हैं। तो ये एक तरीका होता है हैक करने का। अब होता है कि ये जो है ना, ये एक सर्वर पे काम करते हैं, जैसे अपाची हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, जो एक्सट्रैक्टर, जो अदर सर्वर्स जो होते हैं, वो ये सब यहाँ पे इंस्टॉल रहते हैं इन पे वर्क करने के लिए। अब इसमें क्या रहता है कि ये जो लैंग्वेज है ना, जो ये लैंग्वेज है लिखी मैंने पीएचपी, पाइथन एक्सेट्रा, तो वो जो वेबसाइट है वो किस लैंग्वेज पे बनी है? पीएचपी, पाइथन पे बना है, जावा पे बना है, सी प्लस प्लस पे बना है, मतलब जिस चीज पे भी, सीएसएस पे बना है, मतलब जिस चीज पे भी वो वेबसाइट बना है, वो लैंग्वेज हमें दिखाई जाती है। फिर देखो, एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है कि जो हम वेबसाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे facebook.com, तो हमें क्या लगता है कि ये जो facebook.com है ना, ये हमारे कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। हम जो भी डेटा एंटर करते हैं ना, वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है, वो ना, वो क्लाइंट मशीन पे कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पास से क्या होगा ना, डेटा लीकेज हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डेटा डेटा हमने जो एंटर किया, मान लो तुमने पासवर्ड एंटर किया, तो वो क्या होगा, वो पहले इनक्रिप्ट होगा, सर्वर साइड पे जाएगा, वहां पे डिक्रिप्ट होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वो तुम्हें शो होगा। तो अब देखो, हम एक वेबसाइट को कैसे हैक कर सकते हैं, तो बड़ा ही आसान होता है। देखो, मैंने पहले तुम्हें क्या बताया कि एक वेबसाइट को चलाने के लिए किसी ओएस की जरूरत पड़ती है। तो और ओएस में क्या होता है कि हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या है कि देखो, पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि एन एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर। हम क्या करेंगे कि कोई भी एप्लीकेशन हो गया, हम उसे अपने किसी वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि वो जो वेबसाइट है वो कभी भी क्लाइंट कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, सर्वर कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है। तो हम जो मेलवेयर जो इंस्टॉल करेंगे ना, वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा, वो सीधे सर्वर कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। तो ये एक तरीका होता है हैक करने का। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कंप्यूटर जो है, वही मैंने जो तुम्हें बताया कि कंप्यूटर जो है ओएस यूज करता है, अदर एप्लीकेशन यूज करता है। दैट्स वाई ये कंप्यूटर, देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, कंप्यूटर जो है एक ओएस यूज करेगा, जाहिर सी बात है अगर उसे काम करना है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो एप्लीकेशन तो चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं कि एक सर्वर पे ही ना सीधे अटैक करते हैं, एक एप्लीकेशन भेज के, इसे हम सर्वर साइड अटैक कहते हैं। यानी कि मान लो हमने क्या किया कि एक सीधे उस, मान लो कि हमने पता किया कि हाँ भाई ये सिस्टम है, इसका आईपी ये है और ये ओएस यूज करता है, तो हमने क्या किया, सीधे उसके ओएस पे अटैक कर दिया। ये हो गया सर्वर साइड अटैक। अब देखो, अब इसकी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई भी मशीन हो, कितनी भी बड़ी मशीन हो ना, उसे ह्यूमंस के थ्रू ना मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है ना, कोई रोबोट भी है, तो अपने सारे काम खुद कर सकता है, लेकिन उसे मेंटेनेंस तो एक ह्यूमन करेगा ना। और मेरी बात मानो, जहां पे ह्यूमंस है ना, वहां पे गलतियां जरूर हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ना क्लाइंट साइड अटैक बोलते हैं इसे। क्लाइंट साइड अटैक में क्या हुआ कि हम ना सीधे क्लाइंट के कंप्यूटर पे अटैक करते हैं, और क्लाइंट जो भी डेटा एंटर करता है, या फिर क्लाइंट को जो भी डेटा मिल रहा होता है ना, वो डेटा हमें मिलता है। तो इसे कहते हैं क्लाइंट साइड अटैक। किसी भी हैकिंग को करने के लिए, किसी पेनिट्रेशन को करने के लिए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपना एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है।
ऐसा नहीं होता कि उठाया कंप्यूटर और डायरेक्ट हैकिंग पे चले गए, नहीं ऐसा नहीं। तुम्हें पहले एक स्ट्रेटजी तैयार करना होगा, पहले तुम्हें जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, उसके बारे में पता करना होगा कि ये चीज़ है क्या, ये चीज़ काम कैसे करती है, इसके क्या क्या लैंग्वेज है, कौन सी ये जो वेबसाइट है ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, कौन कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, कैसे क्या काम करती है, हम किस तरह का बैकडोर तैयार करें कि ये आसानी से हैक हो सके, ठीक है। या फिर हम किस तरह का बैकडोर तैयार करें कि इसके अंदर जो एंटीवायरस होते हैं वो उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट ना कर सके। तो ये होती है बिल्डिंग स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होती है हमें। किसी भी वेबसाइट को हैक करना इतना आसान नहीं होता है, अगर खासकर उसका लेवल हाई हो तो उसे हैक करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। हमें उसकी स्ट्रेटजी को तैयार करना होगा कि ऐसे काम करेगा और हमारी ये स्ट्रेटजी ऐसे काम करेगी। देखो हैकिंग की दुनिया में क्या होता है ना, तुम्हें दो ऑप्शन लेके चलने पड़ते हैं। पहला, अगर दूसरा फेल हो जाए तो हम दूसरा, पहला अगर देखो पहला फेल हो जाए तो हम उसी वक्त दूसरा अप्लाई कर दें, क्योंकि हैकिंग की दुनिया में टाइमिंग और स्पीड बहुत मैटर करती है। क्योंकि तुम्हारा 1 सेकंड का भी स्पीड की गलती, यानी 1 सेकंड की भी, अगर तुम्हारी टाइमिंग की 1 सेकंड की भी गलती हो गई तो तुमसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है, तुम साइबर क्राइम के अंडर में आ सकते हो। ये होती है हैकिंग की दुनिया का सच। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा था, मैंने आपको क्या बताया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।